दहेज के केस में बचने के कानूनी पैंतरे। धारा 498 ए में कैसे बचें बाय दीक्षा। गाइस, मैं हूं दीक्षा। आज के इस वीडियो में मैं आपको तलाक, घरेलू हिंसा धारा 498 ए के केस में कानूनी पैंतरे बताने वाली हूं। दोस्तों, 498 ए ये जब बनाया गया था, पत्नियों को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था तथा पति या ससुराल वाले उस पर जुर्म ना कर पाए। लेकिन आज के समय में 498 ए में इसमें 80% केसेस फेक होते हैं और उनका मकसद सिर्फ पतियों को लूटना और अपने ससुराल वालों को परेशान करना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 498 ए के केस में ऐसे कानूनी पैंतरे बताने वाली हूं जिनको अपनाकर आप अपने केस को पावरफुल बना सकते हैं और अपने केस को आप मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पत्नियों के लिए कोई कानूनी पैंतरा नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि पत्नियाँ तो 498 केस दायर करेगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ पतियों के लिए कानूनी पैंतरे बताऊंगी, जिससे कि पति अपने आप को बचा सके और अपनी फैमिली को बचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, महिला थाने में जब भी आप जाएं तो आपको शिकायतकर्ता के साथ परिसर में नहीं घुसना चाहिए। हमेशा उससे 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे ही जाना चाहिए। बाहर निकलने वक्त भी इसी प्रकार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको किसी और शहर के महिला थाने में जाना हो तो अपने किसी मित्र को अपने साथ ले जाएं और अपना टेलीफोन मोबाइल अपने साथ ले जाएं और आपको उसे चालू रखना चाहिए। फ़ोन को, ज़रूरत की दवाएं भी अपने साथ ले जाएं और कोई कीमती वस्तु आपको बिल्कुल भी साथ में नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि जो आपका मोबाइल है वह भी बहुत सस्ता ही रखना चाहिए। आपको निडर होकर बात करनी चाहिए और चीखने चिल्लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी को अपने ऊपर हमला नहीं करने देना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप अपनी 498 ए पत्नी से चार्ज होंगे, की कोशिश करें कि आपकी माता या बहन आपके साथ रहे। लेकिन अगर किसी कारण से माँ या बहन आपके साथ नहीं होती तो इनका मतलब ये नहीं है कि आपकी पत्नी को आप पर हमला करने की छूट मिल जाती है। अगर वो ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी करती है तो आपको तुरंत शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अदालत में अपने किसी गुप्त शत्रु को अपनी ओर से गवाह बनाने की गलती ना करें। सभी तारीखों में जाने की कोशिश करें। अपनी लड़ाई के दौरान जिन भी लोगों से मिलना पड़े उन्हें सिर्फ उतनी जानकारी देनी चाहिए जितनी ज़रूरी हो, उससे अधिक हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। अपने माता पिता को वकील लोग अदालत की ओर से भागदौड़ करने से बचाना चाहिए। ये काम आपको खुद ही करना चाहिए। अब है पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी पत्नी ने आप पर के विरुद्ध गंभीर किस्म के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं तो आप भी उस पर गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाइए। अगर उसने आपके 2 रिश्तेदारों को कानूनी कीचड़ में घसीटा है तो आप भी उसके 8 रिश्तेदारों को कानूनी कीचड़ में घसीटे। उस पर और उसके माँ बाप पर मसला ख़त्म करने के लिए दबाव डालेंगे। कड़वी भावनाओं का ऐसा तूफ़ान खड़ा कर दें कि आपका दुश्मन भर्रा जाए और वो परेशान होने लगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपका केस कमज़ोर है तो अपने वकील को मामले को लंबा घसीटने की हिदायत दें। अगर आपका वकील ऐसा करेगा तो सामने वाला पक्ष परेशान होने लगेगा। और ये भी याद रहे कि ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी को उसके द्वारा वांछित आधार पर तलाक ना दें। तलाक सिर्फ अपनी शर्तों पर दें या फिर अपने द्वारा वांछित आधार पर दें। झगड़ालू महिला को अपने पसीने की कमाई और दूसरे पुरुष से विवाह करने की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए मजबूर करें। पॉइंट नंबर 5, उससे उसी की भाषा में बात करें। याद रहे कि हमारे देश हुक्मरान वकीलों ने
अनगिनत कानूनों का जंजाल सिर्फ इसलिए बनाया है कि इनके कारण बड़े पैमानों पर जो मुकदमेबाजी होती है उससे अनेक निकट के लोगों को लाभ होता रहे। यहाँ तक कि वीडियो में यह बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उनके निकट के लोग किस कारोबार में लगे हुए हैं। इन महान पुरुषों और महिलाओं को इनसे वांछित परिणाम दे। मुकदमेबाजी और सिर्फ मुकदमेबाजी करें। अपने लड़ाई लड़ने के लिए सूचना अधिकार आवेदनों और पत्राचार का प्रयोग करें, लेकिन हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुश्किलों को रिश्वत के रास्ते से हल करने की कोशिश ना करें। सारा काम कानूनी तरीके से ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, विवाह विच्छेद याचिका केवल पुरुषगमन अथवा क्रूरता अथवा लैंगिक रोग के आधार पर ही प्रेषित करें या फिर धोखाधड़ी के आधार पर विवाह को रद्द करने की कोशिश करनी चाहिए। लंबी मुकदमेबाजी के बाद आपकी पत्नी खुद ही आपसी रजामंदी से फैसला करने के लिए आपसे बात करेगी। यहाँ ये बात भी जानने के लायक है कि नगर न्यायालय के फैसले को फौजदारी अदालत में फैसले पर तरजीह दी जाती है। इसलिए अगर आप विवाह विच्छेद प्रकरण में ये स्थापित कर दें कि आपकी पत्नी ने आपके साथ क्रूरता से बर्ताव किया है, तो आपका पक्ष आपराधिक प्रकरण में अपने आप मजबूत हो जाएगा और आपकी पत्नी का 498A मंदित मुकदमा जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, कुछ इस तरह यदि आप परस्पर सहमति विवाह विच्छेद का आवेदन प्रेषित करते हैं तो आपको अपना विवाह विलुप्त करने से पहले यह जरूर लिखवाना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच अब कोई मतभेद शेष नहीं है। ऐसा करते ही आपको उस विषय में महिला और पुरुष के परिवार की ओर से अब अपने या अपने परिवार के खिलाफ अब हो सकने वाले किसी भी किस्म के मुकदमेबाजी की आशंका के विरुद्ध दोष की गारंटी मिल जाती है। पॉइंट नंबर 9, कभी भी तफ्तीश अफसर या जन अभियोक्ता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करने की कोशिश ना करें। पॉइंट नंबर 10, कभी भी अपनी पत्नी से यह मांग ना करे कि वह अपना अपेक्ष वापस ले ले। इस नियम का उल्लंघन केवल सुलह या मध्यस्थीय प्रक्रिया के चालू होने के उपरांत किया जा सकता है। अब आया पॉइंट नंबर 11, अपनी पत्नी और उसके माता पिता को अपने माता पिता के घर में घुसने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा हेतु याचिका प्रेषित करें। अपने आप को और अधिक सुरक्षित करने के लिए और उसके रिश्तेदारों का उपवास करने के लिए उसके खास रिश्तेदारों के नाम भी याचिका में शामिल करें। पॉइंट नंबर 12, किसी भी हाल में अपने माता पिता को अखबार में दिए गए नोटिस के जरिए आपको संपत्ति से बेदखल ना करने दें। अनेक वकील ऐसा तरकीब से आपको अपनी पत्नी को अपने माता पिता के घर में घुसने से रोकने की सलाह देते हैं। ऐसा आमतौर से सिर्फ पुत्र और पुत्रवधू को एक इकाई मानकर चलने की वजह से किया जाता है। ये खतरनाक बेवकूफ़ी वाला कदम है जिससे पहले बनाई गई सारी वसीयत यदि रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर माता पिता को ऐसा करने के बाद कुछ हो जाता है तो आप बेघर हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि इसके ठीक विपरीत वकीलों के साथ का फ़ायदा उठाते हुए अपने माता पिता के हाथ के कायदे से तैयार की गई वसीयत ही बनाना बुद्धिमानी होगी। याद रहे कि कानूनी प्राधिकरण के समक्ष परस्पर विरोधी चित्रण प्रेषित करना किसी खतरे से आखिर आप ना कोई अभिनेता हैं और ना ही कोई नेता हैं। अब आई बात पॉइंट नंबर 13, अपना निवास स्थान आप कतई न बदलें सिवाय ऐसी स्थिति के जिसमें कि आपका वकील आपको ये तर्क दे कि ऐसा करने से आपको बहुत ही कानूनी लाभ होने वाला है। आखिर आपका घर आपका अकेला है और आपको किसी भी व्यक्ति को आपको घर छोड़ने पर मजबूर करने की स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। अब आई बात पॉइंट नंबर 14, जवाबी मुकदमे मामले दायर करें। इसका आंसर
ठीक इस तरह से होगा। पहला ये होगा कि आपकी श्रीमती 498A ये समझ जाएगी कि आप अपने दुश्मन को लड़े बिना केस जीतने नहीं देंगे। दूसरा आंसर ये होगा कि आपको भी अपनी कानूनी हिफाजत करने के लिए वकील रखना पड़ेगा, और वकील मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, किसी भी काम के करने के पैसे लेगा। और तीसरी और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अब उसको और उसके माता पिता के दिमाग में उसके विरुद्ध डाले गए मुकदमे की बदौलत हर वक्त परेशानी बनी रहेगी, और बहुत ही जल्दी वह यह समझने लगेगी कि मुफ्त का माल मिलने की शुरुआती अपेक्षा बिल्कुल गलत थी। उसके ठीक उल्टा आप उसे अपने जेब से पैसे जिसकी भरपाई की गारंटी नहीं है खर्च करने पड़ रहे हैं, और साथ ही कानून की प्रताड़ना और दिमागी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। जब उसे और उसके परिवार को दिखेगा कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए हैं, तब उनके मन में शांति और ज्ञान खत्म होने लगेगा, और वो झगड़े को खत्म करने के बारे में सोचने लगेगी। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद ना करें। विच्छेद करने की अपेक्षा आसान रास्ते के बारे में सोचने लगेगी। पॉइंट नंबर 15, याद रखें कि चोरों को चालाकी से ही पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 15 पॉइंट ये 15 कानूनी पैंतरे बताए हैं कि जिनको अपनाकर आप अपने 498A के केस को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं, और आपकी पत्नी का केस काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता है। दोस्तों, मैं देखती हूँ कि 498 के केस में काफ़ी लोग परेशान होते हैं, और काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम पत्नी ने 498A के केस में हमें फंसाया है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करें। इसी कारण मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे वो केस में काफ़ी मजबूत आपका केस बन सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।